नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज जो विषय है बड़ा भयानक है, बड़ा विस्फोटक है, बड़ा मुश्किल है और अमूमन मैं ऐसे विषयों पर चुनाव के बीच में ऐसे मुद्दों पर कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि बात ऐसी है कि इस विषय को हम दरकिनार भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज एक गवर्नर ने, एक देश के राज्यपाल ने अपनी ज़बान से प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, उनको जो अहंकारी बता दिया, घमंडी बता दिया, तो ये ज़रूरी हो गया कि मैं आपके सामने उसका विश्लेषण करूं, तथ्यों के साथ, कुछ कथन के साथ, कुछ फैक्ट्स के साथ, कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सबसे अहंकारी प्रधानमंत्री हैं। एपिसोड नंबर 21 आज इसी पर। अब साहब, कोई बात रखने से पहले मैं चाहता हूं कि ये एक वीडियो देखिए। 26 फरवरी 2019 का ये वीडियो कुंभ का है, प्रयागराज का है, और ये एक ऐसा वीडियो है जिसे देखकर कोई भी, किसी का भी दिल पसीज जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी एक प्रधान सेवक के रूप में, एक करुणामय प्रधानमंत्री, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री, वो सफाई कर्मियों के पैर धो रहे हैं, थाली में पानी है, पैर धो रहे हैं। किसी को शबरी और राम का संवाद याद आ रहा है, तो कोई कह रहा है कि ऐसा विनम्र, ऐसा करुणामयी, ऐसा मोम दिल प्रधानमंत्री तो देश में कभी आया ही नहीं। और साहब, ये पहला वीडियो नहीं था। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने और पहली बार जब वो संसद में गए, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में, तो संसद की सीढ़ियों पर उन्होंने सर झुका दिया, सर रख दिया सीढ़ियों पर। और ये नाचीज़ भी उस दृश्य का साक्षी था, क्योंकि हम पार्लियामेंट कवर कर रहे थे और वहाँ मैंने देखा कि तमाम भाजपाई नेताओं का दिल पसीज गया, आंखें नम हो गई, इमोशनल हो गया माहौल, प्रधानमंत्री सीढ़ियों पर सर रखते हुए। लेकिन आज एक ऐसा वीडियो सामने आया, एक ऐसा वीडियो मुल्क में वायरल हो गया, जिसमें कोई सरकारी बाबू नहीं, कोई विपक्ष का नेता नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं, देश का एक सीनियर गवर्नर, एक मजा हुआ नेता सत्यपाल मलिक, वो कैमरे के सामने होशो हवास में प्रधानमंत्री मोदी को अहंकारी बोल रहे हैं और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियां मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्यपाल। अब सब सत्यपाल मलिक ये कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है कि संघ के कोटे से इनको गवर्नर बना दिया। एक मंझे हुए नेता, 30-40 साल का सियासी सफर। चौधरी चरण सिंह ने उन्हें कभी बागपत से विधानसभा का चुनाव लड़वाया था। वो सांसद रहे कई बार राज्यसभा के, और वीपी सिंह ने जब वो प्रधानमंत्री थे उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। आडवाणी जी उनको 2004 के आसपास बीजेपी में लाए, वो बीजेपी के नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। मोदी जी के बड़े खास, और मोदी जी ने उनको जम्मू कश्मीर का, बिहार का गवर्नर बनाया,
गोवा में गवर्नर रहे और अब मेघालय में। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब उनकी ज़ुबान फिसल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बार बार वीडियो देखा है, ज़ुबान नहीं फिसली है, कैमरे के सामने होशो हवास में उन्होंने कहा है और पहली बार नहीं कहा है। इससे पहले भी वो मोदी को अहंकारी कह चुके हैं। कुछ भी हो सकता है, आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ही पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। अब साहब बीजेपी की इस मौजूदा भीड़ में जिनके विरोध के स्वर मोदी के लिए तीखे होते जा रहे हैं, तल्ख होते जा रहे हैं। सत्यपाल मलिक इकलौते नहीं हैं। पार्टी के दो मौजूदा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, कभी बहुत करीबी नरेंद्र मोदी के, वरुण गांधी, मेनका गांधी के पुत्र, कई बार के सांसद जिनको मंत्री बनाया जा रहा था इस बार, इन दोनों के अगर आप ट्वीट्स देखें, इन दोनों के बयान देखें, तो ये भी मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पर, उनकी गवर्नेंस पर बार बार जबरदस्त कटाक्ष कर रहे हैं। अब मोदी के इसी अहंकार को लेकर कहीं ना कहीं इशारों में मुरली मनोहर जोशी ने बात करी, लाल कृष्ण आडवाणी ने बात करी, अरुण शौरी थोड़ा खुलकर आए, शांता कुमार खुलकर आए, किताब लिख दी। और अगर आप देखें यशवंत सिन्हा, उन्होंने तो पार्टी ही छोड़ दी, वो टीएमसी में चले गए। और अगर आप विपक्ष को देखें तो मोदी के इसी घमंड को, अहंकार को लेकर ममता बनर्जी ने तो हर मंच से पता नहीं क्या क्या कह दिया बंगाल में। और अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी बहुत तल्ख ज़बान का इस्तेमाल किया है मोदी के खिलाफ। और अगर हम राहुल गांधी की बात करें, विपक्ष के प्रमुख नेता की, तो हर 3 महीने में राहुल गांधी मोदी की एरोगेंस पर, उनकी जिद पर, उनके घमंड पर कुल्हाड़ी की तरह फार करते हैं। तो एरोगेंस बीजेपी में घुस गई है, जो एरोगेंस नरेंद्र मोदी जी में घुस गई है। मैं चाहता हूं कि वो इस एरोगेंस को थोड़ा हटाएं, थोड़ा कम करें। अब साहब ये सियासत का खेल है या फिर मोदी जी वाकई अहंकारी हैं? मैंने गुजरात में आज कई पत्रकारों से, सीनियर पत्रकारों से बात करी जो मोदी जी की आलोचना करते रहे। कुछ भाजपा के नेताओं से बात करी और उनका ये कहना था कि एक मोदी जी का एक स्टाइल है, वो महत्वाकांक्षी भी रहे, उनके तेवर भी रहे। और उन्होंने बताया कि एक समय था जब वो आडवाणी जी के इर्द गिर्द, दिल्ली में जब आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, उनके इर्द गिर्द नाचते फिरते थे। और उसी दौर में मोदी जी ने पटकनी दिला दी केशु भाई पटेल को और कुर्सी पर जा बैठे और आडवाणी जी का पूरा जोर था। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी दीवार की तरह बीच में आ गए और जब दंगा हुआ गुजरात में और मोदी जी पर हर तरफ से प्रहार, तो आडवाणी जी फिर कवच बने और फिर डिफेंड किया मोदी को। ये वो दौर था जब आडवाणी जी को मोदी जी एयरपोर्ट पर लेने जाते थे, उनको लंच पर, डिनर पर बुलाते थे, मुख्यमंत्री आवास पर, कार्यालय पर। लेकिन जब मोदी जी ने चुनाव जीता, स्थापित किया, तो धीरे 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 आडवाणी जी को उन्होंने रास्ता दिखाना शुरू किया। और लोग कहते हैं कि 2009 में प्रमोद महाजन की मौत के बाद जब पूरा फिनेंस पार्टी का वो गुजरात के पास आ गया, तो मोदी जी ने कोशिश की थी 2009 में, वो खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते थे। और वहीं से कशमकश शुरू हुई और आडवाणी जी को फिर उन्होंने हाशिए की तरफ धकेल दिया। अब साहब अगर मोदी जी एक तरफ अहंकारी हैं तो दूसरी तरफ इतना विनम्र कैसे? मिसाल के तौर पर यह तस्वीर देखिए, 2014 के आसपास की है, चुनाव की तैयारी थी चरम पर और मोदी जी को उस वक्त टीडीपी के नेता मुखिया चंद्रबाबू नायडू की सख्त जरूरत थी और तब चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने शाश्वत प्रणाम कर दिया। तस्वीरें जाहिर कर रही हैं।
लेकिन साहब जब सरकार बन गई, मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिल गया, मोदी जी 7वें आसमान पर उनका करियर था, उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी, किसी भी गठबंधन की, किसी भी सहयोगी दल की। तब नायडू बाबू को किनारे कर दिया, दरवाज़ा दिखा दिया। उद्धव ठाकरे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, किनारे कर दिया, दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया। अकाली दल जिनका बरसों बरस का साथ बीजेपी से, संसद के भीतर किसान मुद्दे पर अपमानित कर कर अकालियों को वापस पंजाब भेज दिया मोदी जी ने। और अगर ताजा मिसाल देखेंगे तो प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, जो कभी बहुत खास हुआ करते थे, सिपा सालार थे, किचन कैबिनेट में थे, ऐसा बाहर किया, इतना अपमान कि इस्तीफा देने के बाद उनको राष्ट्रपति भवन अपने पास बुलाया और फिर दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन साहब वक्त बड़ा बलवान होता है, समय बलवान होता है, बदलता रहता है। और अभी हाल फिलहाल में 2 महीने पहले जब मोदी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक इंटरनल सर्वे कराया, और उस इंटरनल सर्वे में जब बीजेपी की पोजीशन 160 से 180 सीटों के बीच आई तो ऐसा लगा कि मोदी जी के पांव तले जमीन निकल गई। और उस हड़बड़ाहट में, उस घबराहट में मोदी जी ने सुबह सुबह राष्ट्र के नाम संदेश दिया और किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगी, काले कानून वापस ले लिए। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो साहब बड़ी बहस ये है कि मोदी क्या वाकई अहंकारी हैं, सबसे अहंकारी प्रधानमंत्री हैं, और क्या एक विरोधाभास उनके भीतर है, उनके व्यक्तित्व में, कि एक छोर पर वो विनम्र हैं और दूसरे छोर पर अहंकारी हैं। कहीं करुणा है और कहीं वो एकदम रूथलेस हो जाते हैं, कहीं तो मोम जैसा दिल है और कहीं पत्थर जैसा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी पर जब दबाव पड़ता है तो वो विनम्र होते हैं, झुक जाते हैं। जैसे चीन का जब प्रेशर आया तो मोदी जी झुके हैं। जैसे किसानों का शुरू में जब प्रेशर आया मोदी जी को असर नहीं हुआ, लेकिन जब ये दबाव बढ़ने लगा और लखीमपुर कांड के बाद, उस नरसंहार के बाद, जब किसान आंदोलन चरम पर था तो मोदी जी को झुकना पड़ा उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, क्योंकि उस सेमीफाइनल में अगर मोदी हार जाते हैं तो उनकी सियासत की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। फिर ये जो नाराज सांसद हैं, सत्यपाल मलिक जैसे गवर्नर हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वरुण गांधी हैं, या अरुण शौरी हैं, जोशी हैं, इस तरह के तमाम लोग, उसमें गडकरी भी हैं, उसमें कहीं खामोश राजनाथ सिंह में ही हैं, उसमें कहीं जावड़ेकर भी हो सकते हैं, रविशंकर प्रसाद, ये चढ़ जाएंगे। तो क्योंकि किसी कीमत पर यूपी हार नहीं सकते, इसलिए किसानों के आगे झुक गए। कहने का मतलब यह है कि जब प्रेशर आता है तो मोदी जी विनम्र होते हैं, मोदी जी झुक जाते हैं, क्योंकि चुनाव थे तो पैर धोने लगे, चरण वंदना भी करने लगे। अब सवाल यह है कि एक पत्रकार के तौर पर मैंने वही बातें आपके सामने शेयर करी, साझा करी, जो किसी गवर्नर ने, किसी नेता ने, भाजपा के किसी सांसद ने ट्वीट में या बाइट के तौर पर कहीं, उनका मैंने विश्लेषण किया है। मुझे लगता है कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व का जो विश्लेषण है, उनकी पर्सनालिटी का, अगर उसमें वाकई कोई डिफेक्ट है, अगर कुछ लोग उनको नार्सिस्ट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वर्कहॉलिक हैं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि साहब सिर्फ कैमरे के आगे रहते हैं, ये जो उनका एक व्यक्तित्व का विश्लेषण है, मुझे लगता है कि मुझसे कहीं बेहतर पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, राजनीति का ज्ञान रखने वाला कोई मनोचिकित्सक, जो यूरोप में, अमेरिका में
इस तरह के पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो लीडर्स का एक साइको एनालिसिस करते हैं, और लगता है आने वाले समय में हम हिंदुस्तान में भी इस तरह के साइको एनालिसिस देखेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही, और कुछ डायमेंशंस, कुछ उनका व्यक्तित्व के कुछ पहलू रह गए हों तो कोशिश करूंगा आने वाले समय में मैं उस पर ज़रूर कोई ना कोई वीडियो बनाऊं। आज सिर्फ इतना ही, और चुनाव पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, कुछ बहस भी होगी, डिबेट्स भी होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, वो हम नज़र रखेंगे। एक गुजारिश सिर्फ इतनी है कि प्लीज़ आप बेल आइकॉन उसको प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ये आपकी आवाज़ है, और मुझे लगता है जो सच है उसको जानने का आपको हक है, इसीलिए मैं ये प्रोग्राम्स कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप ही को इसको आगे बढ़ाना है। मैं इतना ही कहूँगा, फिर से एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ लाइक। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ किसी बड़े मुद्दे पर। नमस्कार।